बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आप तमाम स्टूडेंट्स को जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त जो बराह रास्त मुझे देख रहे हैं, आप सबको आज एस्ट्रोलॉजी की पहली क्लास में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और दुआओं से हम आगाज़ करते हैं कि परवरदिगार आपके इल्म में हमेशा से इजाफ़ा रखे, आपका ज़ौक़ और शौक़ चाहे वो किसी भी इल्म को सीखने का हो वो हमेशा कायम व दायम रहे। और हमेशा इंसान की जो पहचान है वो उसकी ज़ाहिरी शख्सियत से नहीं होती है, उसकी पहचान जो है उसके लिबास से भी नहीं होती। हर इंसान की पहचान उसके एक इल्म से होती है और उसका इल्म, उसका फ़न और उसका जो हुनर है वो उसके चेहरे पे झलकता है, उसके किरदार में झलकता है। आज की पहली क्लास से पहले कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आपसे गोशगुजार करना चाहूँगा। और आज का जो लेक्चर है कोशिश करें कि इसको एक सेकंड भी ना आपने फास्ट फॉरवर्ड करना है, ना ही इसको आपने स्किप करके आगे जाना है। अगर आज की क्लास की एक भी बात आप लोगों से मिस हो जाती है तो आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वो शायद आपको बेहतर और दुरुस्त अंदाज में समझ ना आ सकें। हमारी क्लास का जो क्राइटेरिया है, पढ़ाने का जो क्राइटेरिया है वो आपको समझ ना आ सके और फिर उसके बाद आप मुझे तलाश करें, मेरी टीम को तलाश करें। इस 6 माह तक मैं और मेरी टीम आप लोग के लिए हमेशा हाज़िर रहेगी। लेकिन किस तरह से हाज़िर रहेगी, हर चीज़ के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर आप उस प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो मैं ना आप लोगों को बेहतर अंदाज में समझा पाऊँगा, ना आप लोग सीख पाएंगे। आप माशाल्लाह इस एज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से कम उम्र भी हैं, मेरे से बड़े भी हैं और मेरे बुज़ुर्ग भी हैं। तो हमने सबको साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक शख्स अगर नहीं समझ पा रहा तो हम उसको पीछे छोड़ दें, या एक शख्स ऐसा है जो पहले से ही बहुत सीखा हुआ है और हम उसकी ख्वाहिश के ऊपर आगे निकल जाएं। हमने अपने असूलों के मुताबिक चलना है और सबको साथ लेके चलना है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कुछ ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, तो मैं सबको ये कह रहा था कि हम सब ने इस चीज़ का एहतराम भी रखना है कि ख़वातीन को इज़्ज़त देनी है और ख़वातीन ने मर्दों को इज़्ज़त देनी है। हम कोई मैट्रिक में या किसी छोटी क्लास में नहीं हैं कि हम इस बात पे लड़ते रहें कि उसने मुझे इस निगाह से देख लिया या उसने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली। यहाँ पे हम सब सीखने आए, तो बेहतर है कि हमारा 6 माह का जो ये दौरानिया है वो अच्छे अंदाज में चलता रहे ताकि हम ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में रहें। आज का जो लेक्चर या इसके बाद जितने भी लेक्चर होंगे उन तमाम लेक्चर्स के लिए बाकायदा एक ग्रुप बनाया जाएगा व्हाट्सएप का। उस व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं वो सब उस ग्रुप में मौजूद होंगे, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे। उस ग्रुप के अंदर फ्राइडे वाले दिन 5 बजे यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी। जो लोग यहाँ पे आते हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप 5 बजे से पहले आ जाएं। चूँकि आज पहला दिन है तो क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हो रही है, क्योंकि थोड़े से मसाइल हैं हमारे शहर के जो चल रहे हैं, उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पाए। तो अगले फ्राइडे हमारी चूँकि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी भी थी तो कोई भी नहीं आ सका, तो वो अब हम अगले फ्राइडे इंशाल्लाह करेंगे सबके साथ मिलके। तो आप कोशिश करें कि 5 बजे से पहले यहाँ पर पहुँच जाएं। और जो लोग ऑनलाइन हैं वो ये मत वेट करें कि 5 बज जाएंगे तो हम किसी लिंक मिलेगा और हम उस लिंक पे चले जाएंगे। ये क्लास जब ख़त्म होगी, ख़त्म होने के बाद बाकायदा लेक्चर एडिट होता है। एडिट होने के बाद क्लास के ख़त्म होने के 6 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद वो लेक्चर ग्रुप में सबको चला जाता है, ताकि एक एक चीज़, एक एक बात महफूज रहे, एक एक बात सेव रहे। कभी भी आपने कुछ भी सुनना हो, आप घर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, सफ़र में हैं, कहीं पे भी आपने सुनना हो तो आप उस लेक्चर को सुन सकें। और उसके बाद एक ग्रुप हमारा और बनेगा पहली क्लास के बाद। वो ग्रुप होगा फ्री टू ऑल, सबके लिए। उस ग्रुप के अंदर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं
जैसे एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एक कैफेटेरिया होता है जिसमें सब बैठते हैं, डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ कि आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या डिस्कस करना है। तो उस ग्रुप के अंदर आप तमाम स्टूडेंट जो हैं एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकेंगे। बराए मेहरबानी उस ग्रुप के अंदर कोई गुड मॉर्निंग मैसेज ना भेजे, उस ग्रुप के अंदर कोई मोटिवेशनल कोट ना भेजे, उस ग्रुप के अंदर कोई इस्लामिक चीज़ मत भेजें। ये सारी की सारी चीज़ों के लिए एक अलग ग्रुप आपका अपना अपना बनाए, उसमें आपने भेजना है। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का ग्रुप है, ये सिर्फ क्लासेस का ग्रुप है। क्लासेस के हवाले से जो भी डिस्कशन है, आपके घर में जो भी पक रहा है, आप बिस्मिल्लाह उसको खाएं, लेकिन आपने ग्रुप में उसको शेयर नहीं करना। अपनी गुफ्तगू को महदूद रखना है, अपनी गुफ्तगू को कंपोज रखना है, ताकि ये 6 महीने हमारे ज़ाया ना हों। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स वो भी हैं जिनके पास इन क्लासेस को सीखने के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो लेक्चर में हिस्सा लें और सीख सकें। और आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो हो सकता है इन लेक्चर्स को किसी से उधार पैसे पकड़ के सीख रहे हों, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए मसला ही कोई ना हो, वैसी शौकिया सीख रहे हों। अब आपने अगर फ़ीस पे कर दी है तो ये आपका पूरा पूरा राइट है कि आप मेरे से सवाल करें। आपका पूरा पूरा राइट है कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप उस चीज़ के बारे में सवाल करें कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए पे की है। और मैं 6 महीने के लिए हाज़िर हूँ, मेरी टीम हाज़िर है। लेकिन सवाल करने का तरीक़ाकार ये होगा, जब हमारा एक लेक्चर हो जाएगा, जुमे को हमारा लेक्चर होगा और मंगल तक, ट्यूसडे तक उस लेक्चर को सुनने के बाद आपका जो भी सवाल होगा उसके लिए एक नंबर आपको दिया जाएगा। आपने एक कागज़ पे लिख कर या अपने मोबाइल पे टाइप करके उस नंबर पे आपने वो सवाल भेजना है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई सवाल करना चाहते हैं लेकिन शर्म में नहीं कर पाते, आपके जहन में एक सवाल आता ही नहीं है कि किसी और शख्स ने सवाल कर दिया और बाद में आपको एहसास होता है कि ये तो मैं भी पूछना चाहता था। तो एक बंदे का सवाल और उसका जवाब सबके लिए होता है कि ट्यूसडे तक आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर के ऊपर आपने जो भी आपके सवालात हैं प्रीवियस लेक्चर के हवाले से वो आप हमें भेजेंगे। हम बाकायदा यहाँ पे उसको डिस्प्ले करेंगे, एक एक सवाल डिस्प्ले होगा और एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, और फिर उसके बाद हम लेक्चर का आगाज़ किया करेंगे। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताता चलूँ कि कोशिश कीजिएगा कि गलती करें, कोशिश करें कि गलती करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप गलती नहीं ना करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। अगर आप इसी शशोपंज में रहेंगे कि अगर मैंने किसी को कुछ बता दिया, पता नहीं मैं गलती ना कर जाऊं, दूसरा क्या कहेगा, इस चीज़ को अपने जहन से बिल्कुल निकाल लें। गलती करके सीखना इंसान को सारी ज़िंदगी याद रहता है, बजाय इसके कि वो कुछ पूछे ही ना। वो ब्लैंक है तो आगे भी ब्लैंक ही रहेगा। तो सवालात जितने आप लोग करेंगे, लेकिन सवालात वो हों जो सही सवाल हों, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हों। ठीक है, ये मत पूछिएगा कि इस वक्त मेरा महबूब क्या कर रहा है, वो खड़ा है या बैठा है, सो रहा है। वो सवालात जो सीखने के लिए हैं, समझने के लिए हैं। बाकी सवालात जो उससे हटके होते हैं, पेचीदा किस्म के, मैं कई दफ़ा उसको स्किप भी कर जाता हूँ, जो ज़रूरी भी नहीं होते। और फिर उसके बाद इन क्लासेस के अंदर बाकायदा हम लोगों के टेस्ट भी होते हैं। आप लोगों का जो लेक्चर आप पढ़ेंगे हर माह उसका टेस्ट भी होता है, 1 महीने में एक टेस्ट लिया जाता है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे उनको एंड में सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली अवेल नहीं करेंगे, भले गलत टेस्ट दे दें लेकिन दें ज़रूर। मैं वही बात करूँगा कि टेस्ट ज़रूर दें, चाहे गलत दे दें, करें ज़रूर। अब टाइम जो आप उस पर लगा रहे हैं तो उसको अवेल ज़रूर करें। और फिर 6 माह का कोर्स हमारा चलेगा, उसमें क्या क्या होगा इंशाल्लाह मैं भी आगे आप लोगों को बताऊंगा। और पहली आज हमारी क्लास है, पहला हमारा जो 1 महीना होगा, फर्स्ट मंथ, इसमें ज़रा हम थोड़े से स्लो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे।
लेकिन जैसे ही 1 माह पूरा हो जाएगा हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग अपनी एक कॉपी पेंसिल बना लें, एक डायरी अपनी रख लें, उसको बना लें, जो लेक्चर सुने उसको लिख लें, एक एक लफ्ज़ लिखें, अपने नोट्स बनाएं। ये जो वीडियो डिजिटल फॉर्म में आप मुझे देख रहे हैं यही नोट्स हैं, और इसके अलावा आपको और कोई नोट्स कहीं पे नहीं मिलेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इसी लेक्चर को देखें और इसको लिखते चले जाएं, नोट्स बनाते चले जाएं, सुनते जाएं। जो चीज़ नहीं समझ आए ड्यूरिंग क्लास उसको डायरी में नोट कर लें। जो यहाँ पे मौजूद हैं, क्लास के बाद मैं यहाँ पे हूँगा, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। जो बच्चे मौजूद नहीं हैं उनके लिए ये है कि वो उस नंबर पर रब्ता करके अपने सवालात जो हैं उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। नंबर इस वक्त आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस नंबर को ऐसे याद कर लें जैसे आपका ये अपना ज़ाती नंबर है। 0092-332-8535893। ये वो नंबर है व्हाट्सएप का कि जिसके ऊपर आप लेक्चर सुनने के बाद आपकी कोई भी क्यूरी है, आपका कोई भी सवाल है जो अगले लेक्चर में उससे पहले आप पूछना चाह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाह रहे हैं, आपका कोई फ़ीस का इशू है, आपने मेरे से बात करनी है, मेरे तक पहुंचना है, तो इसी नंबर के थ्रू सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी। इस नंबर पे आपने रब्ता करना है। इस नंबर पे नुमान साहब होंगे, उनसे आप रब्ता करके मेरे तक पहुंच सकते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर की ज़िम्मेदारियां क्या होती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीइंग एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली इसको हम कहते हैं इल्म नजूम। नजूम यानी सितारों का इल्म। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा नॉलेज है जो एक इंसानी ज़िंदगी की, ह्यूमन लाइफ की नेविगेशन है कि जिस तरह से आपने कहीं पे सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, और ट्रैवल के लिए आप गूगल मैप खोल लेते हैं और आप उसमें ये देखते हैं कि मेरी जो डेस्टिनेशन है वो कितनी घंटे बाद है, कितना फ़ासला है, वहाँ पे रास्ते में कितनी ट्रैफिक आएगी, कहाँ से मुझे दाएं होना है, कहाँ से मुझे बाएं होना है, कहाँ से मुझे तेज़ होना है, कहाँ पे मुझे स्लो होना है। इसी तरह एक एस्ट्रोलॉजी जो इल्म नजूम है, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर आने वाली जो मुश्किलात हैं, जो आपकी लाइफ ऑफ जो डायरेक्शन है लाइफ की, ये उस हवाले से आपको गाइड करती है कि आप क्या मिजाज लेकर पैदा हुए हैं, आपका किरदार क्या है, उसके मुताबिक आपने कहाँ पे जाना है। कि एक एस्ट्रोलॉजर की ज़िम्मेदारी ये होती है कि एक इल्म अगर आपके पास आ चुका है, एक इल्म आपने सीख लिया है, कि आप उन लोगों में से मुंतखब हुए हैं जिनको मौका मिला ये चीज़ सीखने का। ये एक ऐसा हथियार है, आप चाहें तो किसी की ज़िंदगी को संवार दें, चाहे तो किसी की ज़िंदगी को ख़राब कर दें। लेकिन अगर आप अपने इस इल्म को जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हुक्म ये होता है कि खामोश रहो। मेरे से कभी भी कोई ये सवाल मत करे कि मेरी ज़िंदगी कितनी है, मैं नहीं बताता। ना मुझे इजाज़त है, ना मैंने सीखा है, ना मैं सिखाता हूँ, ना मैं किसी को बताता हूँ। कुछ चीज़ें, बल्कि हर चीज़ पे ही इख्तियार अल्लाह का है, हम गलत भी हो सकते हैं। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक इल्म आ गया है, आपके पास जो भी आपके कुलिये कायदे हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। प्रेडिक्शन गलत हो जाए एक अलग बात है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अक्ल कुल नहीं है। आपने जो प्रेडिक्शन की थी गलत हो जाए वो बात की बात है, लेकिन जो आपने सीख लिया है वो आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। अब वो पूरी क्यों हुई ना हुई वो बात की बात है, उस पर बाद में रिसर्च करें और अपने आप को स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें कि अल्लाह पाक ख़ुद आपकी मदद करे कि आपके लबो लहजे में, आपकी ज़ुबान में वो तासीर आ जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के हाथ में शिफा है। अब एक यूनिवर्सिटी से दर्जनों डॉक्टर पढ़ के निकलते हैं, कुछ का धंधा चलता है, कुछ का नहीं चलता। कुछ से लोग शिफा पा जाते हैं, कुछ से लोग नहीं शिफा पाते।
उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जैसे किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा हो, इसी तरह किसी के कहने में भी तासीर होनी चाहिए। कि अगर आपका मकसद ही जायज़ नहीं होगा किसी को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, तो हो सकता है कि अल्लाह पाक आपके अक्ल पे पर्दा डाल दे और आपसे कुछ और बुलवा ले जो आप नहीं कहना चाह रहे। और हो सकता है कि आप रूहानी तौर पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि नज़र कुछ भी नहीं आया, वैसे ही बोल दिया और वो हो गया। और ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है, जिनको हम मजाक में कह देते हैं यार तुम्हारी ज़ुबान बड़ी काली है, हालांकि उसने जो कहा वो ठीक था। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी एस्ट्रोलॉजी करें उसको पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी है, क्योंकि मैं नहीं करता, ना मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी, मैं आप लोग को सारे कुलिये सिखाऊंगा जो हम 6 माह में सीख सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सिखाऊंगा कि किसी चीज़ से आप किसी को नुकसान पहुंचाए। एस्ट्रोलॉजर की ज़िम्मेदारी ये है कि ख़राबी को कैसे बेहतर करना है। जैसे अभी गर्मी है ना, हमने एसी ऑन कर लिया, ये रेमेडी है। बारिश है तो हम छतरी ले लेते हैं, रेमेडी है, लेकिन छींटे फिर भी पड़ जाते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर का काम ये होता है कि अगर एक एस्ट्रोलॉजर रेमेडीज़ नहीं कर सकता तो वो फिर अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है। कि अगर आप उस चीज़ से बचने के लिए, उस शिद्दत की ख़राबी को कम करने के लिए अगर किसी को उसका तोड़ या इलाज या कोई रेमेडीज़ नहीं बता रहे हैं, तब तक आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। और अपने अंदर से उस खौफ को भी निकालने की ज़रूरत है कि मैं अगर किसी को कुछ बता दूंगा तो पता नहीं मैं गलत ना बता दूं। और इस अना को भी निकालने की ज़रूरत है कि बड़े बड़े दावे करते रहें कि मैंने कहा था ना ऐसा होगा, मैंने कहा था ना। ये जो मैं है ना, ये आपकी अक्ल पे पर्दे भी डाल सकती है। इस चीज़ को भी आपने अपने अंदर नहीं रखना, बिल्कुल बैलेंस्ड होकर चलना है। अपने इल्म के साथ, अपने नॉलेज के साथ आपने मुखलिस रहना है। एस्ट्रोलॉजी सीखने से क्या होता है? बट डज लर्निंग एस्ट्रोलॉजी इंटेल के एस्ट्रोलॉजी आपके अंदर अगर दाखिल हो जाती है तो आप इससे क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको आपकी ज़िंदगी की एक डायरेक्शन मालूम हो जाती है, वरना कुदरत आपके साथ इंसाफ करती है। वो कैसे? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बनना चाहते थे इंजीनियर लेकिन बन गए डॉक्टर। बहुत सारे ऐसे अफराद थे जो ज़िंदगी बड़ी अयाशी की गुजारना चाहते थे, लेकिन गरीबी ने उनकी ज़िंदगी में जान ही नहीं छोड़ी है। और बहुत सारे ऐसे थे जो अनपढ़ जाहिल थे, लेकिन उनके पास धन दौलत इतनी ज़्यादा आ गई कि उनको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आया। हमेशा ये कहा जाता है कि पैसा होगा तो इंसान का नसीब भी अच्छा हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ को माइनस कर देती है कि इंसान का किरदार, आप जितने मर्ज़ी खूबसूरत हों, आप जितने मर्ज़ी कॉन्फिडेंट हों, आप जितने मर्ज़ी खुश अखलाक हों, लेकिन अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो ना आपकी हौसला मंदी का कोई फ़ायदा है। अगर आपके पास इल्म नहीं है, दुनिया में कितने कितने खूबसूरत लोग आए चले गए, बस ऐसे ही चले गए। ये एक डिफरेंट चीज़ है। फिर आपका नसीब, आपका किरदार एक अलहदा चीज़ है, पैसा एक अलहदा चीज़ है। आप लेकर क्या पैदा हो रहे हैं, आपका नसीब क्या है, वो क्या चीज़ है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी आपको किस तरफ लेके जाती है, आपका करियर क्या होगा, आप किस ज़रिया मौश को अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी का सिलसिला चलेगा। ये चौथी चीज़ है। फिर आपकी ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स, कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता लेकिन जो ख्वाहिश करते हैं वो हो जाता है।
तो मुक़द्दर एक और चीज़ है, ख्वाहिश एक और चीज़ है, पैसा एक और चीज़ है, घर, जायदाद, दौलत, रिश्ते नाते, ये एक डिफरेंट चीज़ है। पैसा सब कुछ नहीं है और अच्छा नसीब भी सब कुछ नहीं है, बुरा नसीब भी सब कुछ नहीं है, ख्वाहिशात पूरी हो जाना भी सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ डिफरेंट है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसको सीखने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि अगर मैं खूबसूरत हूँ या नहीं हूँ, या मैं साहिब इल्म हूँ या मैं नहीं हूँ, तो मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए कि जहाँ पे कम से कम मैं अपनी ज़ात से राज़ी रहूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। कि आपका मिजाज है आर्मी ज्वाइन करने वाला, बन गए आप स्पोर्ट्समैन, आपका मिजाज है मीडिया वाला, खोल लिया आपने होटल का बिज़नेस, कि हर अच्छा खाना बनाने वाला होटल का बिज़नेस नहीं कर सकता, उसके लिए उसको बिज़नेसमैन होना भी, कि अगर आप किसी शेफ़ को देख रहे हैं तो उसके जायचे में ये भी देखना ज़रूरी है कि वो बिज़नेसमैन भी है या नहीं है। अगर वो बिज़नेसमैन नहीं है, वो खाना अच्छा बना लेगा लेकिन बिज़नेस नहीं कर पाएगा। तो ये अब दो डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं कि अक्सर आपके पास लोग आएंगे, कहेंगे, पूछेंगे कि जी मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आपका जायचा जब आप उसका देखेंगे, सितारे देख के रुक जाएंगे और उसे कहेंगे यार ये काम आप मत करें क्योंकि इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप ये काम, आप पेट्रोल पंप खोल लें, उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा, आप कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में चले जाएं, उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। क्यों लोग एक ही काम के अंदर अक्सर लंबे अरसे तक कामयाब नहीं रहते? वो इसीलिए कामयाब नहीं रहते कि ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जब बंदा बढ़ता है ना, तो उसके रास्ते भी बदलने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा अगर मैं इसमें ठीक हूँ, इसका मतलब है मैं वो करूँगा, उसमें भी ठीक रहूँगा। अगर आप अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं तो ना आप इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको ये सिखाती है कि आपने अपनी जो ट्रेन की पटरी है, आपने उसी पटरी पे रहना है। दूसरी पटरी पे जाएंगे तो आप ख़राब हो जाएंगे, आपकी ट्रेन उलट जाएगी और फिर उसके लिए कुछ बंदे आएंगे, उठा के आपको उस पर रखेंगे तो फिर आपका सिस्टम चलना शुरू होगा, लेकिन वो वाली बात नहीं होगी। तो बचपन से ही जो बंदा पैदा होता है इस दुनिया में, तो पता चल जाता है कि वो क्या बन सकता है, क्या कर सकता है, उसका मिजाज कैसा है, उसको कौन कौन से शोबे में जाना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट इसके साथ सीखने के बाद आपको एटलीस्ट अपनी लाइफ की डायरेक्शन मिल जाती है। और आपसे बहुत सारे लोग यही पूछने आएंगे एस्ट्रोलॉजी क्यों सीख रहे हैं, ये कोई बिरयानी का कोई मसाला मिक्सचर तो नहीं है, ये कोई गाड़ी खोलने की कोई मैकेनिक का काम तो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी काम ही यही है कि हमें ये पता चले आगे क्या होने वाला है। तो इसके अंदर आप लोगों की प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस कैन मेक मैन और वुमेन परफेक्ट। कि मैं हर साल जब क्लासेस पढ़ाता हूँ, आप यकीन करें मैं भी आप लोगों के साथ स्टूडेंट बन के ही पढ़ा रहा होता हूँ, क्योंकि 40-50 मुख्तलिफ जहन जब सवाल करते हैं तो मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हम आम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक क्लाइंट आएगा, वो 15 मिनट लेगा, आधा घंटा लेगा, 1 घंटा ले लेगा। अब उस 1 घंटे के अंदर हम 70 साल ज़िंदगी तो नहीं डिस्कस कर सकते, एक एक लम्हे को डिस्कस तो नहीं कर सकते। हम उसमें से मेजर इवेंट्स को निकालते हैं और उस हाल को देखते हैं जिससे वो गुजर रहा होता है, और उस माजी में जो गलतियाँ की हैं वो मुस्तकबिल में गलतियाँ ना करें। तो ये सीखने के बाद होता है कि एटलीस्ट आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने की कोशिश की तरफ चल पड़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी और माशरा, एस्ट्रोलॉजी और सोसाइटी, हम जिस माशरे में रह रहे हैं इसमें सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये किया जाएगा कि हमारे मज़हब के अंदर एस्ट्रोलॉजी जो है वो हराम है, ये सीखना जो है ये गुनाह है, इसको अगर आप सीख लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे इदारे की बुक है कुरान, साइंस और नजूम, उसका अभी स्क्रीन के ऊपर आप उसका टाइटल भी देख लेंगे, हमारे ऑफिस से आपको मिल भी जाएगी वो किताब, कुरान, साइंस और नजूम। हम जिस माशरे में रह रहे हैं इसमें सबसे पहला सवाल हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे करते भी हों, करेंगे भी बाद में,
कि भाई तुम किस तरफ चल पड़े हो, क्यों सीख रहे हो, आखिर एस्ट्रोलॉजी ये कर रहे हो तो इसके अंदर ये चीज़ तो ठीक नहीं है। कुरान साइंस और नजूम ये बुक छोटी सी बुक है, को 50-60 पेजेस की है। ये मेरे वालिद साहब की लिखी हुई किताब है, तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा लेके पढ़िएगा। इसके अंदर आपको बड़ी डिटेल में चीज़ें मिलेंगी कि कहाँ कहाँ पे कुरान के अंदर कुछ मौलाली के हवाले से भी हैं, कुछ जो मासूमीन हैं उनकी जानिब से भी कुछ फरामीन हैं, एक आदि को अहादीस हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। आप इसको लेके पढ़िएगा कि जितना इस इल्म का ज़िक्र कुरान में है शायद ही किसी और इल्म का ज़िक्र हो। कि कुरान पाक में सूरह नजम है, कुरान पाक में सूरह बुरूज है, कुरान पाक में ही सूरह शम्स है और कुरान पाक में ही सूरह कमर है, और कुरान के अंदर ही सूरह अंबिया में और सूरह यूनुस में भी अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि आसमान के ऊपर मैंने सूरज, चाँद, सितारे खेल और तमाशे के लिए नहीं बनाए, इल्म रखने वालों के लिए निशानियां हैं। और एक जगह पे अल्लाह ताला बुर्जों वाले आसमान की कसम भी खाता है कि मुझे कसम है बुर्जों वाले आसमान की, कि अगर हमने किसी को कोई यकीन दिलाना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम, अम्मी की कसम, अब्बू की कसम। अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि वो किसी की कसम खा के हमें यकीन दिलाए। तो अल्लाह ताला बुर्जों वाले आसमान की कसम खाता है, विच मीन्स कि देयर इज़ समथिंग। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आज से 15-20 साल पहले हमारी समझ में नहीं आती थी। हमारी समझ में नहीं आता था कि एक मोबाइल पे वाईफाई के सिग्नल कैसे आ जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता था कि गूगल मैप कैसे बता देता है कि कौन सी सड़क पे कितनी ट्रैफिक है। हमारी समझ में ये नहीं आता था कि आखिर ये मोबाइल में एक वेदर रिपोर्ट हमें कैसे बता देती है कि आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी। कि हर शख्स को पता है कि कल सूरज इतने बज के इतने मिनट में निकलेगा, अभी निकला नहीं है, निकलेगा। तो इसका मतलब है कि वो बंदा भी एस्ट्रोलॉजर है जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि कल सूरज इतने बजे निकलेगा। CNN, BBC ने शोर मचाया होता है कि 2 महीने के बाद सोलर एक्लिप्स लगने जा रहा है, सूरज ग्रहण लगेगा। नासा की साइट पे आ जाता है, वो प्रेडिक्ट कर, अभी लगा नहीं है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लगेगा। तो यही चीज़ जब एक एस्ट्रोलॉजर बता रहा होता है तो उस चीज़ को सोसाइटी कबूल नहीं करती, लेकिन जब नासा बता दे, CNN बता दे, BBC बता दे तो सब कबूल कर रहे होते हैं। कि दिलचस्पी सबकी होती है, अखबार उठा के देखें या यूट्यूब पे देखें मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, लेकिन कोई और देख रहा होगा तो उसको मना करेंगे ये क्या कर रहे हो तुम। हर कोई देख रहा होता है, हर कोई समझ रहा होता है, चाहे शौक़ के लिए देख रहा हो या वैसी दिलचस्पी के लिए देख रहा हो। तो कहने का मकसद ये है कि माशरे के अंदर अगर आप अपने इल्म पे दस्तरस रखते हैं ना, आप अपने इल्म के अंदर इतने खो जाते हैं समझ के, तो आपका इल्म ही जवाब होता है हर चीज़ के लिए। तो आपने किसी से लड़ना नहीं है, आपने किसी से बहस नहीं करनी है। ये तमाम स्टूडेंट्स को मेरी नसीहत भी है कि आपका इल्म ही दूसरों को जवाब होना चाहिए। आप अपने काम पे फोकस करें, आपको माशरे को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद अपने आप को ठीक कर लें, इतना ही काफ़ी है। एक एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से मेरे ज़ाती मुशाहदात, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस बीइंग एस्ट्रोलॉजर, देखें एस्ट्रोलॉजर होते हुए ना जो मेरे ज़ाती मुशाहदात ये हैं, ये बताना आप लोगों से इसीलिए ज़रूरी मैं समझता हूँ कि मैं जिन चीज़ों से गुज़रता हूँ हो सकता है आगे चल के आप भी उन्हीं चीज़ों से गुज़रें। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, मैं हूँ या कोई भी हो, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम कोई जादूगर नहीं है, हम कोई मैजिशियंस नहीं है। हम कोई फूंक मारेंगे और अगला बंदा हवा के साथ उड़ के सफ़र करना शुरू कर देगा, ये हमारा काम नहीं है। हमारे ऑब्ज़र्वेशन और मुशाहिदात ये होते हैं कि जब भी कोई शख्स हमारे पास आता है तो हम उसको एक रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं कि आपके साथ इतने अरसे में ये कुछ हो सकता है, एहतियात करें, या आप जो शुरू करना चाहते हैं इस टाइम फ्रेम में करें तो आपको फ़ायदा होगा।
उस चीज़ से बचने के लिए आप ये रेमेडीज़ करें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। मेरे मुशाहिदे के अंदर एक चीज़ आती है कि कोई भी शख्स अगर मेरे पास आता है या इवन आपके पास भी आता है तो आप यकीन करें कि वो बात भी कर जाता है जो शायद वो अपनी बीवी से, शौहर से, माँ से, बाप से, बच्चों से, दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स के साथ वो नहीं कर सकता। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये आती है कि आप अमानतदार हैं दूसरे की बात के, कि अगर आपसे कोई अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो कभी भी आपने उसकी तशहीर नहीं करनी है। अगर आपके पास कोई अपनी दिल की बात रख के जा रहा है तो आप उसके अमानतदार हैं, आपने उसको अपने पास बतौर अमानत रखना है। और पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अंदर मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको जो बताता हूँ वो बड़ा सीरियसली उसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं, और उससे होता ये है कि उनकी संजीदगी, उनका उस चीज़ पे अमल रखना और उनका या ज़हनी तौर पे कबूल कर लेना कि अगर मैं ये करूँगा या करूँगी कुछ अर्से के बाद चीज़ें बेहतर होंगी, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और कुछ ऐसे अफराद हैं जो चीज़ें सुन लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, और चीज़ वहीं की वहीं पे कि जी आपने तो कहा था कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उनसे जब पूछते हैं कि आपने ये रेमेडी की, तो वो कहते हैं नहीं जी हम ये नहीं कर सके, लेकिन आपने कहा था कि इस टाइम में होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर किसी शख्स को बुखार हो जाए और वो उसकी दवाई ना खाए तो हो सकता है उसका बुखार टाइफाइड बन जाए, और अगर वो दवाई ले ले तो हो सकता है उसका बुखार जल्दी दूर हो जाए। तो जिस तरह इंसान का जिस्म ज़ख्मी हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, और अगर किसी की रूह, उसकी सोच अगर ज़ख्मी हो जाए तो ज़ाहिर बात है वो अल्लाह को रुजू करता है। तो इसी तरह बीइंग अ मुस्लिम हम प्रैक्टिस करते हुए अपने तरीके से उनको इस तरफ लाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने अमाल की इस्लाह करें, आप अपने सोच का मुहासबा जो कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक करें, अपनी ख्वाहिशात को कम करें। कि अगर कोई आपके पास आके ये कह दे जेब में पैसे नहीं, मैंने बुर्ज खलीफा लेना है, तो आपने वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी है कि आपको नज़र भी आ रहा है कि ये बंदा कंगला है और आप उसको बुर्ज खलीफा के ख्वाब दिखा रहे हैं। आप उसको उतना ही ख्वाब दिखाएं, उतनी बात बताएं जो आपको नज़र आ रही है। और अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए उसको छोड़ दें, मत बताएं, वक्त मांग लें कि मैं आज ये चीज़ आपको नहीं बता सकता या बता सकती, मैं इस पर वर्किंग करके कल या परसों आपको बता दूँगा। ये मैं ख़ुद भी करता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि एक शख्स मेरे पास आ गया और फौरी तौर के ऊपर ही जो चीज़ होती है टू द पॉइंट उसी को लेके चल रहे होते हैं, को बड़े बड़े दावे नहीं करने आपने। अब हम कोर्स के मुकम्मल तारुफ़ की तरफ चलते हैं कि आखिर हमारा ये जो कोर्स है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जायचा क्या होता है, व्हाट इज़ जायचा। जायचा जो है बेसिकली जो हम हिसाब किताब करते हैं, जो कैलकुलेशंस करते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम का नाम है जायचा, उस कैलकुलेशंस का नाम है जायचा। उसको लोग कुंडली भी कहते हैं, उसको बर्थ चार्ट भी कहा जाता है, इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। हम चूँकि उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे हम इसको जायचा भी कहते हैं, हम कई दफ़ा इसको कुंडली भी कह देते हैं। तो ज़्यादातर बर्थ चार्ट भी इसको कह दिया जाता है, पैदाइशी जायचा भी कह देते हैं, पैदाइशी जायचा। और हम पढ़ेंगे पैदाइशी जायचे कि एक शख्स जब पैदा हुआ है उसका जायचा वो क्या लेके पैदा हुआ है, यहाँ से हम इस चीज़ का आगाज़ करेंगे। तो जायचा बेसिकली होता है उस डायग्राम का नाम जिसको देख कर आप प्रेडिक्शन करेंगे, जिसके अंदर सितारे मौजूद होंगे, सितारों की प्लेसमेंट मौजूद होगी, सितारों का हाल मौजूद होगा। जैसे एक घर है ना, बाहर से वो एक बिल्डिंग है, उसको हम घर कह देते हैं। अब उस घर के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है, ये अम्मा का कमरा है, ये अब्बा का कमरा है, ये बेटे का है, ये बेटी का है। अम्मा का कमरा अम्मा के मिजाज के मुताबिक होगा, अब्बा का कमरा अब्बा के मिजाज के मुताबिक है, मियाँ बीवी का उनके मिजाज के, बच्चों का उनके मिजाज के मुताबिक है। तो इसी तरह हर जायचे के अंदर मुख्तलिफ घर होते हैं, हाउसेस होते हैं।
जो अपने अपने मिजाज के मुताबिक बिहेव करते हैं, उसको हमने पढ़ना है, उसको हमने सीखना है, उसको हमने समझना है, और इन तमाम चीज़ों को हम जायचा कहते हैं। फिर उसके बाद हर जायचे के अंदर 12 हाउसेस के एक जायचे को 12 हाउसेस में डिवाइड किया जाता है। ये अगली क्लास से हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। और हर घर के अंदर, जैसे मैं भी बता रहा था कि हर घर के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद होता है। जैसे अभी हम लोग क्लासरूम में हैं, यहाँ पे आपको चेयर्स भी नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आपको डाइस भी नज़र आ रहा है, एक क्लासरूम का माहौल है। हम इसको किचन नहीं बना सकते, हम इसको बेडरूम नहीं बना सकते। क्लास है तो वहाँ पे पढ़ाने का अमल है। तो अगर हमें खाना खाना है तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, अगर हमें सोना है तो हमें किसी और जगह पे जाना पड़ेगा, हमें कोई मेहमान मिलने आया तो हमें ड्राइंग रूम में जाना पड़ेगा। इसी तरह जायचे के अंदर हमें किरदार कहीं से देखना है, पैसा कहीं से देखना है, मेहनत कहीं से देखनी है, असासाजात कहीं से देखने हैं, औलाद मोहब्बत कहीं से देखनी है, बीमारी किसी और घर में है, मियाँ बीवी और घर में है, हादसात किसी और घर में है, सफ़र किसी और घर में है, कारोबार किसी और घर में है, ख्वाहिशात दोस्त अहबाब किसी और घर में है, अखराजात ख़र्चे तन्हाई नज़र बद ये किसी और घर में। तो हर चीज़ का अलग-अलग एक हाउस है जिसको हम कहते हैं कि मंसूबात, यानी एसोसिएट क्या क्या है उन हाउसेस के साथ। तो ये हम जायचे के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बुरूज और सियारे, प्लैनेट्स एंड ज़ोडिएक साइंस। प्लैनेट्स सात सियारे हैं, 7, जिसके अंदर सन है, मून है, मार्स है, मरकरी है, जुपिटर है, सैटर्न है और वीनस है। ये 7 सियारे हैं। और फिर 2 शैडोज़ हैं, साए, उनको हम कहते हैं राहु केतु। वो भी एक तरह से प्लैनेट्स ही होते हैं, लेकिन वो फिज़िकल बॉडीज़ नहीं है, उनका वजूद नहीं है, वो सिर्फ साए हैं। यह हम आगे चल के पढ़ेंगे। और फिर ज़ोडिएक साइन, 12 बुरूज हैं, 12 ज़ोडिएक साइन। इसके बारे में तो आप सबको पता होगा, क्योंकि रोज़ आप 11 बजे रात खोल के बैठ जाते हैं, कल का दिन कैसा गुजरना है, अपना अपना देख रहे होते हैं आप लोग। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आखिर ये जो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है ये पीछे कहाँ से देख के बता रहा है। अब दुनिया में एरीज़ हैं तो करोड़ों एरीज़ हैं। क्या एक ही दिन में सबकी शादी हो रही है? क्या एक ही दिन में सबके बच्चे पैदा हो रहे हैं? क्या एक ही दिन में सबको नौकरियाँ मिल रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों एक एरीज दूसरे एरीज से नहीं मिल रहा? क्यों एक टॉरस दूसरे टॉरस जैसा नहीं है? क्यों एक जमनाय दूसरे जमनाय जैसा नहीं है? कि देखते तो हम 12 बुरूज हैं कि फॉर एग्जांपल कल का दिन कैसा रहेगा, और वो अपलोड हो गया किसी चैनल के ऊपर और उसको देखने वाले लाखों लोग हैं, उसमें से कम कोई 1000 बंदा तो होगा एरीज वाला। क्या वो तमाम के तमाम एरीज वालों के साथ वही 1-2 मिनट वाली बात हो रही होगी? नहीं। एक सवाल और ज़हन में आता है, क्या कभी ट्विन्स भी एक जैसे काम कर रहे होते हैं? एक ही वक्त में पैदा होने वाले बच्चे, शक्लें भी मिलती हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, वक्त पैदाइश भी सेम है, लेकिन एक का मिजाज और है और एक का मिजाज और है। उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? वो क्यों नहीं मिलते? इतना क्लोज एनालिसिस होने के बावजूद उनके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिलते। यही चीज़ हमने सीखनी है और समझनी है। ये हमें ये जायचा बताएगा कि कैसे होगा। फिर उसके बाद प्लैनेट्स के अनासिर के एलिमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हर चीज़ की एक तासीर होती है कि चाय ठंडी है, और सॉरी चाय गर्म है, पानी ठंडा है। बर्फ़ को भी लोग कहते हैं बर्फ़ की तासीर गर्म होती है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की हम इस्तेमाल करते हैं ना, कुछ ठंडी चीज़ें होती हैं, कुछ गर्म चीज़ें होती हैं। इसी तरह प्लैनेट्स के भी एलिमेंट्स होते हैं, अनासर। प्लैनेट्स के भी मिजाज हैं। एक अर्थ है, एक वाटर है, एक फायर है, यानी एक आग है, एक पानी है, एक हवा है, एक बादी है, एक ईथर है, खला है। तो
इसी तरह प्लैनेट्स भी अपने अंदर असरात रखते हैं कि एक एरीज है, एक बहुत ठंडे मिजाज वाला है और एक इतना गुस्से वाला है। आखिर ये क्यों फ़र्क है उसके दोनों के अंदर? ये होते हैं उनके एलिमेंट्स, यही हमने पढ़ना है। आखिर ये चीज़ें डिफरेंट क्यों हैं? फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सियारों की मौजूदगी और जगह के प्लेसमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स। ये 3 चीज़ें अपने जहन में रखिएगा पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक, कि कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। कि हर प्लैनेट की जो प्लेसमेंट है किसी भी जायचे के अंदर, वो बताएगी कि वो क्या करने जा रहा है। वो जिधर से आया है क्या लेकर आएगा, जहाँ बैठा है वहाँ पे क्या गुल खिलाएगा, और जहाँ पे देख रहा है वहाँ पे क्या करेगा। जैसे एक इंसानी नज़र है ना, मैं आप लोग को देख रहा हूँ कि मैं अपने लेफ़्ट भी देख रहा हूँ, राइट भी देख रहा हूँ, एक डिस्टेंस है मेरा। जैसे एक मछली है ना, वो ज़रा उसका एंगल ज़रा ज़्यादा बड़ा होता है, और घोड़ा जो है वाहिद जानवर है जो सिर्फ अपनी ये ठोड़ी वाली जगह और दुम नहीं देख सकता, वरना वो हर तरफ 360 में देखता है, हर जगह उसकी नज़र होती है। अल्लाह ने उसको ऐसी एक आँख दी हुई है, सिर्फ वो अपनी दुम और ये ठोड़ी के नीचे वाली जगह नहीं देख सकता बस। तो इसी तरह जो प्लैनेट्स हैं ये भी नज़र रखते हैं। ये नहीं कि जहाँ पे हैं वहीं पे बस अपना असरात, ये जिधर देख रहे होते हैं, जहाँ पे जैसे शुआएँ हैं, वेव्स जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो प्लैनेट्स की वेव्स ट्रैवल करती हैं, वो अपना इम्पैक्ट डालती हैं दूसरी जगह पे भी। इसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रेडिक्शन करना, पेश गोई करना, क्या होने वाला है, क्या होगा अल्लाह के हुक्म से, क्या हो सकता है, ये हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे योग क्या होता है, व्हाट इज़ योग या योगा। योग हम एक प्लेसमेंट को कहते हैं कि कोई भी चीज़ एक ऐसी जगह पे आके बैठ जाए तो वो एक असर रखती है, अपना वजूद रखती है, उसको हम कहते हैं योग, कि योग लग गया। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ हॉल में कहीं फिर रहा हूँ और मैं अब आके डाइस पे खड़ा हो गया हूँ, हॉल में अगर मैं फिर रहा हूँ तो मैं पढ़ा नहीं रहा, लेकिन जब मैं डाइस पे आके खड़ा हो गया हूँ तो इसका मतलब ये कि मुझे एक योग लग गया है, अब मैंने पढ़ाना है। कि आप बाहर से आए हैं, सीढ़ियाँ उतर के नीचे आप इस हॉल में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही लेक्चर शुरू हुआ आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो गई। इसका मतलब आप लोगों का अब एक योग लग गया है, यानी वो मोड एक्टिव हो गया। जैसे स्लीप मोड होता है, ठीक है, वेक मोड होता है, इसी तरह प्लैनेट्स के भी मोड्स होते हैं कि इस टाइम पे क्या वो करेगा, उसको हम योग कहते हैं। फिर इसके बाद मैं आप लोग को सिखाऊंगा इसमें आज़म निकालना, कि हर इंसान का एक इसमें आज़म होता है, ये निकालना आपको इसलिए मैं सिखाऊंगा कि रेमेडीज़ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि बीइंग अ मुस्लिम हम अल्लाह से ही मदद मांगें, अल्लाह को ही पुकारें, और जिस नाम से पुकारें वो उसी नाम के तोफ़ैल, उसी की बरकतें हमारे पे नाजिल करता रहे। तो हर इंसान का कोई ना कोई एक मौक्कल होता है, हर इंसान का कोई ना कोई एक औरा, एक वजूद होता है। जैसे ये शैडो है ना, आप मेरा शैडो देख रहे हैं, कि आप अगर मुझे कहें कि ज़ंजानी साहब अपना हाथ साइड पे कर लें, मैं कर लूँगा, लेकिन अगर आप मेरे शैडो को कहें ना कि भाईजान ज़रा आप तो पीछे हो जाएं, वो कुछ नहीं सुनेगा, ना उसको समझ आएगी वरना कुछ नहीं सुनेगा। तो वो जो पिछली चीज़ है, जो शैडो है, जो बेजान है, जो समझने से कासिर है, उसको हमें अपने हक़ में कैसे करना है, उसके लिए हम इसमें आज़म निकालते हैं। यह आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। फिर उसके बाद नगीना तजवीज़ करना, हाउ टू रिकमेंडेड स्टोन, के स्टोन कैसे रिकमेंड किया जाता है, कौन कौन से प्लैनेट के साथ कौन से स्टोन्स रिकमेंड हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्विक रिएक्शन रेमेडीज़ के अंदर जो सबसे पहले आता है वो स्टोन करते हैं। कि मिसाल के तौर पे एक बंदे के जायचे में मार्स ख़राब है, अब मार्स का कलर है रेड,
अब हमें उसकी वीकनेस को कम करने के लिए उस बंदे को ये कहना है कि आप रेड कलर के कपड़े पहने, वो कितना लाल रंग पहनेगा। हम उसे कहेंगे लाल रंग की चीज़ें खाए, वो कितनी लाल मिर्चें खाना शुरू कर दे, कितना तरबूज खा ले, कितनी स्ट्रॉबेरियाँ खा ले, कितना लाल सेब खा ले। तो हमें एक ऐसी चीज़ उसके वजूद के साथ अटैच कर देते हैं कि जो उस प्लैनेट की वीकनेस को एज अ ट्रांसमीटर, जैसे किसी बंदे को शुगर हो जाए ना, तो डॉक्टर उसकी शुगर रिवर्स नहीं कर सकता, वो उसको इंसुलिन पे ले आता है ताकि उसकी बॉडी बैलेंस ले। जैसे गाड़ी के टायर डिसबैलेंस हो जाए तो उनकी व्हील बैलेंसिंग होती है, इसी तरह एक इंसानी वजूद को जब डिसबैलेंस हम देखते हैं प्लैनेट्स की वजह से, तो उसकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए वो स्टोन का जो ट्रांसमीटर है उसकी बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं कि आप इसको पहने, ताकि वो जो कमी है वो ये प्लैनेट आपकी जो नहीं आपको प्रॉपर वेव्स दे रहा, वो आपकी बॉडी को बैलेंस रखना। ये बॉडी की इंसुलिन है बेसिकली, इस तरह से ये काम करते हैं। फिर नगीने का दुरुस्त इस्तेमाल, प्रॉपर वे टू यूज़ जेमस्टोन, इसको कैसे पहने, कितने वेट में पहने, कितने कैरेट में पहने, किस दिन पहने, किस तरह से पहने, इसके क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, इसका कैसे हमने ख्याल रखना है, तो ये सारी चीज़ें भी सिखाएंगे। फिर उसके बाद वक्ती जायचा। वक्ती जायचा मतलब ये कि अभी इस वक्त इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस वक्त प्लैनेट्स की क्या पोजीशन चल रही है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा पैदा हो गया है या होने वाला है, या किसी मुल्क का जायचा हम बना लेते हैं कि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के या किसी और मुल्क के अगले महीने हालात क्या होंगे, तो वो फिर अब हम जायचा बनाना तो ये सीख रहे हैं ना, एक बंदा 30 साल पहले पैदा हुआ था, हम उसका जायचा बना रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ के मुताबिक, कि कोई भी जायचा जब बनता है उसके लिए बंदे का टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है और किसी को ये नहीं पता कि उसकी सिटी ऑफ बर्थ क्या है, तो ऐसे बंदे का जायचा नहीं बनता। और मत मेरे से पूछिएगा 6 महीने कि जी मेरी फ़लानी बहन का टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो मैं उसका जायचा कैसे बनाऊं, मैं नहीं सिखाऊंगा। उसकी वजह यह है कि एग्जैक्ट जायचा बनता ही तब है जब टाइम ऑफ बर्थ हो, सिटी ऑफ बर्थ हो और उसका डेट ऑफ बर्थ हो। डेट ऑफ बर्थ इसीलिए ज़रूरी है कि जिस दिन वो पैदा हुआ, फिर टाइम ऑफ बर्थ इसीलिए ज़रूरी है कि जिस टाइम पे वो पैदा हो रहा था आसमान पे कौन सा बुर्ज तलू था, किस प्लैनेट के शैडो के अंदर वो पैदा हो रहा है। और सिटी ऑफ बर्थ इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, कि अगर इस वक्त दिन है तो अमेरिका में रात है, यहाँ पर पैदा होने वाला बच्चा और इन्फ्लुएंस रखता है, वहाँ पे पैदा होने वाला बच्चा और इन्फ्लुएंस रखता है। तो हमें सिटी ऑफ बर्थ इसीलिए चाहिए होता है कि टाइम जोन बदल जाता है, उसका टाइम जोन और है, इसका टाइम जोन और है, उसका किरदार और है, इसका किरदार और है। पैदा होने वाले दोनों ही बेशक एरीज़ हैं, पैदा होने वाले दोनों ही एक ही ज़ोडिक साइन रखते हैं, लेकिन उसका मिजाज और होगा, इसका मिजाज और होगा। पिछली गली में पैदा होने वाले का मिजाज और होगा, अगली गली में पैदा होने वाले का मिजाज और होगा। क्यों? हर 2 घंटे के बाद प्लैनेट्स बदल जाते हैं। जिस तरह एक साल के अंदर 12 ज़ोडिक साइन है ना, जैसे एरीज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, साल के 12 महीने, इस्लामिक 12 मंथ्स। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के भी 12 मंथ्स हैं, एरीज़, टॉरस, जमनाय, पाइसिस तक। और इसी तरह इन 24 घंटों के अंदर हर 2 घंटे के बाद हर एक ज़ोडिक साइन का टाइम चल रहा होता है, कि हर 2 घंटे के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसका मिजाज और होगा, पहले वाले का मिजाज और होगा। तो इसीलिए हम ना उसको एरीज़ कह सकते हैं ना हम उसको एरीज़ कह सकते हैं। हम लेते हैं फिर असेंडेंट। जायचे का जो पहला घर है उसको कहते हैं लगन, लगना भी कहते हैं, लगन भी कहते हैं, ताले बुर्ज भी कहते हैं। कि जो मंथ है वो सन साइन है, और जो जायचे का फर्स्ट हाउस है वो है उस बंदे का एक्चुअल पर्सनालिटी, कि उस टाइम पे उस बच्चे का असेंडेंट क्या है, किस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में वो पैदा हुआ है।
तो वो चीज़ एक डिफरेंट होती है जो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वाज़े होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर हम पढ़ेंगे असल में पैदाइशी जायचा, कि आप जिस टाइम पे पैदा हुए थे तो आप क्या लेकर पैदा हुए थे। जायचा शुरू ही वहीं से होता है। जब भी आप किसी का जायचा बनाएं तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि वो पैदा कहाँ पे हो रहा है, किसके घर में हो रहा है। अगर किसी अमीर के घर में पैदा होगा तो जारी बात है पैदाइशी तौर पे वो सोने का चम्मच ही लेकर पैदा हो रहा है। उसको ये फ़िक्र नहीं है मेरी माँ दूध का डब्बा कहाँ से लेगी, पैम्पर कहाँ से आएंगे। बच्चा तो खैर पहले 3 साल होश ही नहीं होती उसको। अगर एक बच्चा किसी गरीब के घर में पैदा हो जाए, उसके पास पैसे ही नहीं है, उस बच्चे को भी कोई फ़िक्र नहीं, पता नहीं कि क्या होगा। कि हमें ये देखना है कि एक बच्चा जो अमीर के घर पैदा हो रहा है वो कौन सी सीढ़ी से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहा है, और जो उसी टाइम पे सेम वक्त में किसी गरीब के घर पे पैदा हो रहा है। दोनों के प्लैनेट्स में अच्छे योग लगे हुए हैं। एक को कामयाबी जल्दी मिल जाएगी, एक को कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत से वहाँ पे पहुँचना है, पहुँच वो भी उसी मुकाम पे जाएगा। लेकिन जिस जगह पे वो पैदा हो गया है उस जगह के असरात को उसको पहले ख़त्म करना है, अपनी तालीम से, मेहनत से, और फिर आगे बढ़ना है उसको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप किसी का पैदाइशी जायचा जब बनाएं तो ये देखें कि वो पैदा कहाँ पे हो रहा है। अब वो पैदा ही किसी गरीब के घर में हुआ है तो इब्तदा गरीबी से है, वो पैदा ही अमीर के घर से हुआ है, इब्तदा अमीरी से है। वो बात की बात अब अपनी हरकतों से गरीब हो जाए, अपनी करतूतों से गरीब हो जाए, उसके प्लैनेट्स के बैड इन्फ्लुएंस से गरीब हो जाए, वो गरीब भी रहे और अमीर है वो भी बाद में गरीब हो जाए। तो ये देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद दशा अंतरदशा, ड्यूरेशन ऑफ प्लैनेट्स। जिस तरह घड़ी के घंटे होते हैं ना, अभी 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, इसी तरह प्लैनेट्स की भी ड्यूरेशंस होती हैं। और हर प्लैनेट की ड्यूरेशंस होती है डिफरेंट ईयर्स की। किसी की 20 साल, किसी की 19 साल, किसी की 17 साल, किसी की 6 साल, कि 6 साल एक प्लैनेट है उसी का असर चलता रहेगा। तो उसको हम कहते हैं दशा और अंतरदशा सिस्टम। दशा एक होती है महादशा। महादशा का मतलब ये दौरे अकबर, यानी बड़ा टाइम। घड़ी का जैसे 1 से 2 है ना, तो अभी 1:15 हो रहे हैं, 1:30 हो रहे हैं, 1:45 के शुरू में एक ही आ रहा है, बीच में मिनट्स बदल रहे हैं। अंतरदशा होती है दौरे असगर, छोटा टाइम, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, छोटा वक्त। तो प्लैनेट्स की भी ड्यूरेशन होती है, एक बड़ी, एक छोटी, एक उसी। इसकी 4 लेयर्स होती हैं, एक वो जो एक तवील, एक वो जो छोटी, फिर एक उससे छोटी और एक फिर उससे छोटी। यही वजह है कि हम बड़ा जो मिजाज लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बार बार तब्दीलियाँ आ रही हैं। हम एक वक्त में बैठे बैठे बहुत कुछ सोच भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं, ठीक है। हम एक ही क्या कहते हैं, पूरा हफ्ता हम ये क्लास नहीं पढ़ सकते, हमारी बस हो जाएगी, तब्दीली करनी पड़ेगी। वो फिर दशा आके मिजाज बदल देती है कि कोई काम अगर आपसे ना हो रहा हो ना, आप 2 घंटे के लिए छोड़ दे, 2 घंटे के बाद आपका काम हो जाता है। ये टोटका है, क्योंकि जो ना होने वाला प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाता है, दूसरे का शुरू हो जाता है। और अगर कोई काम आपका बड़ा अच्छा हो रहा है, 2 घंटे के बाद आपके काम में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, तसलसल नहीं रहता, क्योंकि 2 घंटे के तसलसल के बाद लगन चेंज हो जाती है, प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं। कि आपने सफ़र शुरू किया, बोरियत थी, 2 घंटे के बाद इंजॉय कर रहे हैं। आपने सफ़र शुरू किया, बड़ा मज़ा आ रहा था, 2 घंटे के बाद आप कहेंगे अब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये 2 घंटे की जो फिगर है ना, अपनी ज़हन में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद हैं नज़रात सयारगान, यानी एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स। ये भी प्लैनेट्स की नज़र का ही हिस्सा है, जैसे अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, जैसे हम देखते हैं इसी तरह प्लैनेट्स जो हैं उनकी भी नज़र होती है। वो भी हम पढ़ेंगे कि जैसे इंसान एक वक्त में ना, मैं सामने भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, इसी तरह प्लैनेट्स भी बहुत सारी जगहों पे देख रहे होते हैं, एक वक्त में 3-3 जगहों पे देख रहे होते हैं। और उसी शिद्दत से देखते हैं, जिस शिद्दत से सामने देख रहे हैं उसी शिद्दत से इधर भी देखते हैं, कि जो ख़राबी इधर डालते हैं वो इधर भी डाल रहे हैं, जो अच्छा इधर डाल रहे हैं वो इधर भी डाल रहे हैं, 2-2, 3-3 जगहों पे डाल रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम एज ऑफ प्लैनेट्स के सयारगान की उम्र क्या होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। जैसे हर एक इंसान की उम्र होती है,
इसी तरह प्लैनेट्स की एज होती है, चाइल्ड एज, यंग एज, टीन एज, फिर डेड हो जाते हैं, नेग्लिजिबल भी होते हैं कि जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको गोद में भी उठा लें वो कुछ नहीं करेगा। एक बाबा जी हैं, उनको भी गोद में उठा लें वो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जवान जो है वो रेजिस्ट करता है। तो इसी तरह प्लैनेट्स की एज होती है, उसके मुताबिक ये रेजिस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं कि एक प्लैनेट एक घर में गया है, ख़राब है तो आते साथ ही तबाही फेर देगा। डिग्रीज़ के प्लैनेट्स की जो डिग्रीज़ हैं वो भी हम पढ़ेंगे कि हर प्लैनेट अपनी डिग्री के मुताबिक काम करता है। फिर उसके बाद दोस्त और दुश्मन सियारे, गुड एंड बैड प्लैनेट्स, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्त और दुश्मन सियारे, आपको क्या लगता है सिर्फ इंसान ही एक दूसरे के दोस्त और दुश्मन है? आसमान भी इससे महफूज नहीं है। दोस्ती और लड़ाई वहाँ भी चलती है कि किसको फ़ायदा देना है, किसको नुकसान देना है, और कौन किसको कहे कि ये मेरा दोस्त है इसको छोड़ दो, वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं इसको छोड़ देता। तो इसी तरह प्लैनेट्स भी आपस में दोस्ती रखते हैं, आपस में दुश्मनी रखते हैं। मतलब दुश्मनी नहीं होती, हम ये नहीं कहेंगे दोस्त दुश्मन है, वरना उधर भी जंग छिड़ी होती। एंटी हैं, एंटी मतलब मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं। जैसे मियाँ बीवी हैं ना, एंटी होते हैं कि अच्छे भले होंगे लेकिन लड़ना ज़रूर है। दो बहन भाई हैं ना कि एक घर में है, एक ही माँ बाप हैं, तरबियत एक जैसी है, और आपने कभी ये सोचा है कि बच्चे अगर घर में लड़ें, क्या कभी इस बात पे लड़ते हैं कि मेरी माँ बाप ने उसको ज़्यादा प्यार किया और मुझे प्यार कम किया? कभी भी इस बात पे लड़ाई नहीं होती। लड़ाई हमेशा इस बात पे होती है कि उसको ज़्यादा दिए, मुझे नहीं दिया। उसकी जो 7 अप है उसमें 1 घूंट ज़्यादा है, मेरा कम है। उसकी प्लेट में बोटी ज़्यादा है, मेरी प्लेट में बोटी कम है। और ये बढ़ते बढ़ते फिर मरलो के नालों पे चली जाती है बात। उसकी गाड़ी बड़ी है, मेरी छोटी है। उसका कलर और है, मेरा कलर और है। ये मोहब्बत की जंग नहीं होती है घरों में या इंसानों में, ये नज़रियात की जंग होती है, ख्वाहिशात की जंग होती है। और यही काम प्लैनेट्स कर रहे होते हैं। प्लैनेट्स कोई हथियार या बंदूक लेके खड़े नहीं होते, ये मिजाजों को मुख्तलिफ कर देते हैं, सोच को मुख्तलिफ करते हैं। तो इसी तरह प्लैनेट्स एक दूसरे के एंटी होते हैं, और कई दफ़ा जो दुश्मन होता है ना वो भी दोस्त बन जाता है। जैसे हमारी असम्बली में अपोजिशन है ना, वक्त पड़ेगी तो आपस में मिल जाएंगे, ज़रूरत नहीं है तो अलहदा हो जाते हैं। उसको हम कह देते हैं न्यूट्रल हैं, खुश अखलाक हैं, इधर भी ठीक उधर भी ठीक, आधा तीतर आधा बटेर। तो इसी तरह कुछ प्लैनेट्स होते हैं कि जो दुश्मन होने के बावजूद न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि उनको मनसब ऐसा मिल जाता है कि अगर सिंध का गवर्नर वज़ीर आज़म की एंटी पार्टी का है, लेकिन वो खामोश रहेगा क्योंकि उसको गवर्नरशिप मिल गई है, कुछ नहीं कहेगा वो। तो इसी तरह जब मर्ज़ी की सीट मिल जाए तो इंसान खामोश हो जाता है, तो इसी तरह सितारे भी खामोश हो जाते हैं। इसके बाद अच्छे और बुरे घर, गुड एंड बैड हाउसेस, कि अच्छा घर कौन सा है, बुरा घर कौन सा है। अच्छा घर क्या होगा? हर इंसान अपने आप में अच्छा है, खूबसूरत है, पैसा अच्छा है, खूबसूरत है, धन दौलत जायदाद है, बहुत अच्छी है। लेकिन बीमारी इंसान को अच्छी नहीं लगती, ख़र्चे इंसान को अच्छे नहीं लगते, हादसात इंसान को अच्छे नहीं लगते, नाउमीदी इंसान को अच्छी नहीं लगती, मायूसी अच्छी नहीं लगती, दिल टूट जाना अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह कुछ चीज़ें, अब जारी बात है एस्ट्रोलॉजी ने तो सब कुछ देखना है। उसने ये भी देखना है पैसा आएगा, उसने ये भी देखना है नहीं आएगा, उसने ये भी देखना है कि आमदन कितनी है, और उसने ये भी देखना है खर्चे कितने। एस्ट्रोलॉजी तो सब खोल खाल के रख देती है सामने। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ हाउसेस अच्छे होते हैं, कुछ हाउसेस बुरे होते हैं। बुरे हाउसेस में बीमारियां होती हैं, हादसात होते हैं, अखराजात होते हैं, तन्हाई होती है, अकेलापन होता है, तंतर मंतर जंतर होता है, जादुई चीज़ें होती हैं, हवाई चीज़ें होती हैं, नज़र बद होती है, कि वो चीज़ें जो हम आम नज़रिए के अंदर हमें नहीं चाहिए होती हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम उसको देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग़रूबियत, कम्बस्ट। कम्बस्ट का मतलब ये होता है ग़रूबियत का कि यानी एक बड़ी लाइट है ना, अभी आप जैसे देख रहे हैं कि ये लाइट इस वक्त, बड़ी लाइट अगर चमके ना और उसके सामने हम एक छोटी सी टॉर्च ला के रख दें
तो उस छोटी सी टॉर्च की कोई हैसियत नहीं होगी, उसकी लाइट जो छोटी सी है ना वो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। रात होती है तो हम लाइट्स ऑन कर देते हैं, लेकिन जब सूरज निकलता है तो हम सब कुछ बंद कर देते हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। कि अगर आप दोपहर के टाइम 1:15 बजे रोड पे जा रहे हैं और गाड़ी की लाइट्स ऑन करेंगे, लोग कहेंगे पागल है, जब सूरज सर पे है तो लाइट की ऑन करने की क्या ज़रूरत है। कहने का मकसद ये है कि अब वो जो लाइट थी गाड़ी की उसकी अब कोई हैसियत नहीं, क्योंकि बड़ी लाइट आ गई है। उसने उस छोटी लाइट को गुरूब यानी कंबस्ट कर दी है। कंबस्ट का मतलब ये कि उसकी ताकत ख़त्म कर दी है। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक प्लैनेट है सन, उसके करीब कोई भी प्लैनेट आ जाता है ना तो वो अपनी ताकत खो देता है। उसको हम कहते हैं गुरूबियत, उसको हम कहते हैं कंबस्ट। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको कहते हैं अस्त हो गया, अस्त हो गया। ये अलिफ सीन ते अस्त, AST अस्त यानी कंबस्ट हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेशन, के प्लैनेट्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वही प्लैनेट वापस भी जाना शुरू हो जाते हैं उल्टे, तो उसको हम रेट्रोग्रेशन कहते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रेट्रोग्रेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे शर्फ और हबूत, एग्जॉल्टेशन एंड डिबिलिटेशन। इसका एक और नाम भी है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शर्फ को कहते हैं उच्च और हबूत को कहते हैं नीच। शर्फ यानी एग्जॉल्टेशन, उच्च, इसको कहते हैं बहुत अच्छा। डिबिलिटेशन जिसको हम उर्दू में हबूत कहते हैं, इसको वैदिक में कहते हैं नीच यानी बहुत बुरा। कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स ख़ास जगह पे जाके बैठ जाते हैं जहाँ पर वो बाउंड हो जाते हैं अच्छाई देने के लिए या बुराई देने के लिए। अगर वो अच्छाई देने के लिए बाउंड हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो शर्फ के हैं। अगर वो बुराई देने के लिए बाउंड हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो हबूत के हैं यानी नीच के हैं। तो इसी तरह हम लोग आगे चल के इसको पढ़ेंगे। जैसे अभी आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप लोग चाहे जितने मर्जी बड़े बैंकर हों, स्टेट बैंक के आप CEO हों, लेकिन अब आप बाउंड हो गए हैं मेरे सामने लेक्चर सुनने के लिए, और मैं बाउंड हो गया हम लोगों को पढ़ाने के लिए, यानी हम पे एक योग लग गया। तो इसी तरह शर्फ और हबूत है कि आप जितने मर्जी अच्छे हों, लेकिन आप एक जगह पे खामोश होकर बैठ जाते हैं कि वहाँ पे अब आपने कुछ नहीं करना। जैसे मस्जिद में हम जाते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर चला जाए फैसल मस्जिद में, तो वहाँ पे जाके वो क्या कहते हैं प्रोटोकॉल नहीं, वहाँ वो आराम से बड़े अदब से जाके बैठ जाएगा। बरी इमाम जाएगा वहाँ बड़े अदब से जाके बाबा जी के मज़ार के सामने बैठ जाएगा, बाउंड हो गया। तो ये होता है बाउंड होना, शर्फ और हबूत, कि आप अपने मिजाज से हट के एक जगह पे बाउंड हो जाते हैं मुख्तलिफ बिहेव करने के लिए। कुव्वत सिमत स्यारगान, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को हम वैदिक में कहते हैं दिशा बल। दिशा डायरेक्शन को कहते हैं और बल कहते हैं स्ट्रेंथ को। जिस तरह हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हों तो हवा एक डायरेक्शन की होती है, तो उस डायरेक्शन के अंदर जब हम सफ़र कर रहे हों तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम किसी एक जगह पे सफ़र कर रहे हैं और हवा उसके अगेंस्ट हो तो हमें एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। तो जो सफ़र हम 1 घंटे में कर रहे थे, हो सकता है वो 1 घंटे 10 मिनट में करें। जैसे एक जहाज़ उड़ के कराची जाता है इस्लामाबाद से, तो हवा अगर उस डायरेक्शन की थी तो वो वक्त से 10 मिनट पहले पहुंच गया, क्योंकि हवा ने उसकी स्पीड तेज़ कर दी। लेकिन अगर वो हवा उसके अगेंस्ट है तो उसको 10-15 मिनट और लग जाते हैं, उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। कि जैसे 90% लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, खाना भी खाते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी कर रहे होते हैं, हर काम सीधे। यानी आपकी कुव्वत सिमत स्यारगान यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, आपकी राइट वाली दिशा बल स्ट्रांग है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब मैं हूँ, मैं लेफ्टी हूँ, लेफ़्ट हैंड से मैं लिखता हूँ। मेरी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ये वाली है, उल्टे हाथ वाली।
वो ये वाली नहीं है। अगर आप मेरे से पंजा लड़ाएं तो हो सकता है मैं सीधे हाथ से हार जाऊं, लेकिन उल्टे हाथ से मैं जीत जाऊं। तो इसी तरह हर प्लैनेट की भी एक डायरेक्शन की ताकत होती है, उस ताकत के अंदर वो आ जाए तो वो फ़ायदा ज़्यादा दे देता है कि जहाँ पे उसने 100 रुपया देना है हो सकता है 110 रुपये दे दे। फिर उसके बाद नक्षत्रा या दौर। नक्षत्र अभी आपको लगेगा ये पता नहीं कोई किसी फिल्म का नाम है। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से मुख्तलिफ मुल्क के अंदर एक शहर होते हैं ना, कि हम अभी इस्लामाबाद से चलेंगे तो पहले हम लाहौर की तरफ जा रहे हैं, तो पहले हमें रास्ते में मिलेगा क्या, हमें गुजर खान मिलेगा। हम वहाँ से आगे जाएंगे हमें झेलम मिल जाएगा, हम आगे जाएंगे दीना आ जाएगा, आगे जाएंगे तो खारियाँ आ जाएगा, उससे आगे हम जाएंगे तो गुजरात आ जाएगा, उससे आगे हम जाएंगे तो गुजरांवाला आ जाएगा, उससे आगे लाहौर आ जाएगा। अब वो जो बीच में जो शहर आ रहे हैं ना, वो ऐसी जगह आ रही हैं बीच में जिसको हम कहते हैं ट्रांजिट। हम एक जगह से होके जा रहे हैं, हम चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं, लेकिन हम जिस जगह पे पहुँचेंगे रास्ते में उस जगह का माहौल और होगा, उस जगह का मिजाज और होगा, उस जगह की एक्टिविटी और होगी। कि अगर हमने अमेरिका जाना है और हमने फ़्लाइट ले ली है एमिरेट्स की, रास्ते में हमारा ट्रांजिट हो गया दुबई का, जब हम दुबई लैंड करेंगे बीच में हमें रुकना पड़ेगा, दुबई का कल्चर और होगा, दुबई का माहौल और होगा, हमें उसी माहौल के मुताबिक फिर वहाँ पे चाहे हम एयरपोर्ट पे रहें या कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं, हमें उस ट्रांजिट के माहौल को देखना है। तो इसी तरह नक्षत्र का मतलब ये होता है कि प्लैनेट्स के मुख्तलिफ ट्रांजिट्स होते हैं, तो उन जगहों से जब वो गुज़रते हैं उनके मिजाज में तब्दीलियाँ आती हैं, उनके बिहेवियर में तब्दीलियाँ आती हैं। कि अगर आप उर्दू स्पीकिंग हैं और आप ईरान चले जाएं, 7 मुल्क है, वहाँ पे आप उर्दू बोलेंगे ना उनको समझ आएगी ना उनकी ज़ुबान आपको समझ आएगी, तो आपको फ़ारसी बोलनी पड़ेगी, कि डिफरेंस आ जाता है। तो इसी तरह उसको हम कहते हैं नक्षत्रा। नक्षत्रा होता है कि मुख्तलिफ ट्रांजिट्स होते हैं। फिर 2 अफराद की कंपैटिबिलिटी, कि 2 मुख्तलिफ अफराद की मुताकबत हम चेक करेंगे इस कोर्स के अंदर कि कंपैटिबिलिटी मैच कैसे करते हैं। जैसे मियाँ बीवी हैं, बिज़नेस पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, ये भी इस लेक्चर का हिस्सा होगा। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भावाचलत। भावा का मतलब होता है हाउस, हाउस को कहते हैं भावा। चलत का मतलब होता है चाल, इम्पैक्ट, असर रखना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक प्लैनेट बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, जायचे में बहुत अच्छा असर दे रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों हमने उसका जब स्टोन लेके पहन लिया हमें ख़राबी मिलना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि वो जिस जगह पे बैठा है वो असर किसी और चीज़ का दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं भावाचलत। कि हर प्लैनेट ज़रूरी नहीं कि अच्छी जगह पे बैठा हो तो अच्छा हो, बुरी जगह पे बैठा हो तो बुरा हो। कि आप अगर लेक्चर सुन के सर हिला रहे हैं, हो सकता है आपके जहन में सब कुछ चल रहा हो मैंने फ़लाँ बंदे की जाके जेब काटनी है। हो सकता है आप किसी से लड़ के आए हों और आपके जहन में चल रहा हो मैंने जाके माफ़ी मांगनी है, यानी आपका भी एक असर है। तो ये वो प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं आपके ऊपर, वो वेव्स आ रही हैं, वो शुआएँ आ रही हैं, वो सिग्नल्स आ रहे हैं वाईफाई के, जो प्लैनेट्स आपके जहन तक पहुंचा रहे हैं। कि कई दफ़ा एक अच्छा प्लैनेट बुरा असर दे रहा होता है और एक बुरा प्लैनेट अच्छा असर दे रहा होता है, तो उसको जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको भावाचलत कहते हैं। हमारा लास्ट लेक्चर होगा, आखिरी लेक्चर होगा हमारा। एस्ट्रोलॉजी सीखने या इस कोर्स को मुकम्मल करने के फ़वाइद, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। मेरा ख़्याल है कि अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया उसमें काफ़ी कुछ आपको पता चल गया होगा कि आखिर एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद क्या होगा। एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद कोई जादू नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद कोई चमत्कार नहीं होगा, अनलेस और अनटिल जब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं रखेंगे। एस्ट्रोलॉजी सीखना कि एक स्टूडेंट जब मेडिकल कॉलेज से निकलता है MBBS करके, वो पहले दिन सर्जरी नहीं कर सकता,
उसको पहले हाउस जॉब करनी होती है, फिर उसके बाद कि वो जाके अपने आप को अपग्रेड करके सर्जन बनाता है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी सीख लेने के बाद 6 माह के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ लिया तो आप एक अच्छी प्रेडिक्शन करने वाले बन गए। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगे। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी इल्म पे दस्तरस नहीं होगी। तो जितनी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आप इसको अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब वो ज़माना नहीं है कि आप को किसी फुटपाथ पे बैठना पड़े। आप इससे अपना ज़रिया मौश भी बेहतर कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, ये एक रिस्पेक्टेबल जॉब भी है। अगर आप किसी को एक साइकोलॉजिस्ट अगर फ़ीस ले सकता है सिर्फ बातें सुनने के लिए और समझाने के लिए, तो आप लोग भी फ़ीस ले सकते हैं किसी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। तो वो लोग, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे बैठ के और माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने अपना बाकी सारी चीज़ें, उनमें से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ बैंकर्स हैं, कुछ जो हैं वो कारोबार भी करते हैं, लेकिन साथ एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं। और इस वजह से उन्होंने अपना ज़रिया मौश भी बेहतर कर लिया, अपना लिविंग स्टाइल बेहतर कर लिया, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर कर लिए। कि अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं और आप उसकी अगर कोई फ़ीस भी लेते हैं अपने हालात को बेहतर करने के लिए, तो उसमें कोई मजाका नहीं है। कि अगर एक डॉक्टर अपनी फ़ीस नहीं लेगा तो उसकी बिजली के बिल कौन अदा करेगा? डॉक्टर्स को आप फ़ीस दे देते हैं ना। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजर भी एक रूहानी डॉक्टर होता है। वो आपको सुनता है, समझता है, आपकी बीमारी को डायग्नोज करता है। कि एस्ट्रोलॉजी ये भी आपको बता देती है कि आप कौन सा तरीका इलाज अडॉप्ट करें तो आपको शिफा मिल जाएगी। आप एलोपैथ में जाएं, होमियो में जाएं, हर्बल में जाएं, हिकमत में जाएं, कौन से शोबे में जाके अपना इलाज करवाएं, आपकी बीमारी ठीक होगी। तो आप इसको सीखने के बाद अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी बेहतर कर सकते हैं। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी अगली क्लास से अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा हम इसको पढ़ाने का आगाज़ कर देंगे। आप में से जिसको जो कुछ भी आता है, बराए मेहरबानी उसको 6 महीने के लिए अपने ज़हन से निकाल दें। हम सब साथ मिल के चलेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में हो, आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना ट्यूसडे तक। जिन लोगों के क्वेश्चंस हमें ट्यूसडे तक मिल जाएंगे, उनको हम अगली क्लास में बाकायदा डिस्प्ले करेंगे। एक एक सवाल का जवाब होगा, फिर उसके बाद लेक्चर शुरू करेंगे। अगर आपका मंगल तक जवाब नहीं आता, आप वेडनेसडे को भेज देते हैं, तो फिर उसको हम अगली क्लास में शमूलियत उसकी कर देंगे। ये नहीं है कि अगर आपका सवाल नहीं आ रहा तो आप नाराज़ हो जाएं क्यों नहीं आया, उसका हम बिल्कुल जवाब देंगे। और इसको 1 हफ़्ते के अंदर, आपके पास पूरा वीक है, आप अपने नोट्स बनाएं, अपनी डायरी मेंटेन करें। दिन में कम से कम 1 घंटा निकाल लें। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 2-2, 6-6 घंटे दे रहे हैं। आप जो मर्ज़ी करें, सिर्फ सुनते रहें, बैठ के सुनते रहें, समझते रहें, देखते रहें। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीख जाएंगे। और मैं फिर जाते जाते आखिरी बात करूँगा कि अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो किसी का जायचा मत बनाइएगा। उन लोगों का जायचा बनाएं जिनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ मुकम्मल मौजूद हैं। मैं जाते जाते आप लोगों को टोटके दूंगा, लेकिन 6 महीने मेरे से मत पूछिएगा कि जी फ़लाँ का टाइम नहीं है तो मैं क्या करूं। सब्र करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।